तो कॉर्पोरेट टैक्स में पिछले क्लास में हमने देखा था कि साइज, लोकेशन, नेचर के हिसाब से कौन कौन सा टैक्स एडवांटेज एक एसएससी को मिल सकता है। आज उसी सिलेक्शन ऑफ बिजनेस फॉर्म्स इन टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग जाने कि देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सोल ट्रेड या सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकाकी व्यापार, दूसरा पार्टनरशिप फर्म यानी साझेदारी फर्म, और तीसरा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करने के पहले टैक्सेशन के दृष्टिकोण से देखना है कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस उस एसएससी के लिए सूटेबल होगा ताकि मैक्सिमम टैक्स एडवांटेज उसको मिल सके। तो एज वी नो दैट the best choice of business forms will be that attracts minimum tax liability, and it will be possible only when maximum advantage of tax deductions, exemptions can be availed by the business firm. So far as sole trade sole proprietorship firm is concerned, in this context one should consider the following taxation point of view, है ना। तो कौन कौन सा बिंदुओं पे हमें गौर करना होगा टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग अब आज देखेंगे, है ना। यानी हम लोग आज देख रहे हैं एक एकाकी व्यापार का अगर हम ऑप्शन चूज करते हैं तो टैक्स के अंतर्गत, टैक्स के दृष्टिकोण से कौन कौन सा फायदा डिडक्शंस के रूप में उसे मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा। ओके, इसे 2 क्लास में बांटते हैं। पहला बिजनेस, इसमें 2 प्रकार के डिडक्शन हैं जो एसएससी को प्राप्त नहीं होगा, इंडिविजुअल एसएससी को। वो है सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल, ओन कैपिटल। यानी एक बिजनेसमैन ने, यानी मिस्टर एक्स ने अगर अपने बिजनेस में 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है और वो चाहता है कि इस लॉजिक के आधार पर कि अगर उसको हमने बैंक में जमा किया होता तो 10% इंटरेस्ट मिलता, अतः इस 10% इंटरेस्ट को मैंने फॉरगो किया और बिजनेस में लगाने को डिसाइड किया। इसीलिए हमें इंटरेस्ट ऑन लोन के रूप में, अगर लोन लेते तो हमको पे करना पड़ता, तो उस तरह से हमारे कैपिटल पे भी इंटरेस्ट एक्सपेंस मानना चाहिए और उसका डिडक्शन हमें मिलना चाहिए। बट देयर इज नो प्रोविजन अंडर इनकम टैक्स एक्ट टू अलाउ द डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड और पेबल टू प्रोप्राइटर, है ना। इट इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंडिचर फॉर बिजनेस। एंड सेकेंड, सैलरी एंड अदर रेम्युनरेशन to proprietor of the business। यानी अगर प्रोप्राइटर ये क्लेम करता है कि बिजनेस में हम सुबह से शाम तक का वक्त देते हैं, अगर हम कहीं जॉब कर रहे होते तो हमें इतने रुपए तनख्वाह का मिलता, सैलरी के रूप में रेम्युनरेशन मिलता, अतः वर्किंग मेंबर होने के नाते चूंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों में डिफरेंट माना जाता है, तो हमने अपने ही व्यापार में जो एक्टिव भूमिका रोल अदा किया उसके एवज में हमें रेम्युनरेशन 10,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ मिलना चाहिए, लाइक एज एन एम्प्लॉय। लेकिन ये इस दशा में इनकम टैक्स कहता है कि आप जो भी रूप में रेम्युनरेशन रूप में या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रूप में पाते हो वो दोनों ही आपका बिजनेस इनकम माना जाता है। अगर आपको अलाउ भी किया जाता है तो फिर ऐड कर दिया जाएगा बिजनेस इनकम के रूप में। इसीलिए आप अपनी तरफ से चाहे जो चार्ज करो बिजनेस के अगेंस्ट, लेकिन इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वह रेम्युनरेशन भी आपका इनकम है, अतः वह बिजनेस इनकम के रूप में ही टैक्सेबल होगा। क्योंकि सैलरी के रूप में इनकम तब टैक्सेबल होता है जब मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप, सैलरी प्राप्त करता, भुगतान करता और प्राप्त करता दोनों के बीच नौकर मालिक का संबंध हो, है ना। तो यहाँ पे सैलरी अलाउड नहीं होता डिडक्शन के रूप में। अब हम लोग ये 2 मुख्य एक्सपेंडिचर है जो बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के दशा में अलाउड नहीं होगा। अब हम लोग देखें अदर डिडक्शंस।
सेक्शन 80 के अंतर्गत सभी प्रकार के करदाताओं के लिए धारा 80 के अल्फ़ाबेटिकल सेक्शंस हैं जो विशेष परिस्थिति में किसी विशेष प्रकार के खर्च करने के लिए, किसी विशेष प्रकार के इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी विशेष प्रकार के करदाता के एबिलिटी डिसेबिलिटी के आधार पर डिडक्शंस अलाउड किए गए हैं। यानी डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एसएससी, upon the nature of his expenditure, upon the nature of his investment, upon the nature of his business and his physical status। अगर इंडिविजुअल की बात सोचें तो फिजिकल स्टेटस उसका कैसा है, शारीरिक रूप से हो सकता है एबल हो, डिसेबल हो, हैं तो डिसेबिलिटी का भी, जैसे आँख से अंधा है, हैंडीकैप्ड है, ये सब जो है परिस्थिति में अलग अलग सेक्शन में अलग अलग प्रकार के डिडक्शंस अलाउड किए गए। तो एक इंडिविजुअल एसएससी को धारा 80 के अंतर्गत जो डिडक्शंस मिलना है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। यानी करदाता अगर इंश्योरेंस प्रीमियम या प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन या अपने बच्चे के ट्यूशन फ़ी, कॉलेज फ़ी, ये सब पे खर्च करते हैं तो इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट के संबंध में धारा 80C अप टू 1,50,000 इस सारे के योग का टोटल अमाउंट, जितना भी इस तरह का इन्वेस्टमेंट है या कंट्रीब्यूशन है वो अमाउंट, और 1,50,000 1,50,000 दोनों में कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लोअर, दोनों में जो कम हो वो अलाउड होगा। दूसरा सेक्शन है अंडर सेक्शन 80CCC टू पेंशन फंड। यानी करदाता ने पेंशन फंड कोई खोल रखा है। सपोज कीजिए आपका बिजनेस इनकम है, आपका सैलरी नहीं है, सैलरीड पर्सन आप नहीं हो, आपको पेंशन नहीं मिलना ऑन रिटायरमेंट, तो आपने एक पेंशन फंड स्कीम जो है जैसे अटल पेंशन योजना है, इस सब तरह का पेंशन फंड में आपने कंट्रीब्यूट किया है तो अप टू ₹1,50,000 आपको डिडक्शन हासिल होगा। यानी धारा 80CC कहता है कि अगर इंडिविजुअल एसएससी ने यानी बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप में इंगेज्ड व्यक्ति ने अपने इनकम का कुछ हिस्सा पेंशन फंड में जमा किया है एनुअली, तो अप टू ₹1,50,000 तक का कंट्रीब्यूशन डिडक्टिबल होगा जीटीआई से। अंडर सेक्शन 80D डिडक्शन फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर करदाता ने अपने स्वयं के या अपने डिपेंडेंट फैमिली मेंबर का हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है और उस पर प्रीमियम पेड किया है तो अप टू ₹25,000 इसका डिडक्शन ले सकता है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 80DD। करदाता ने अगर अपने घर के किसी सदस्य का जो उस पर डिपेंडेंट है वो उसके डिसेबल्ड है और अंधा है या हैंडीकैप्ड है तो उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्च कर रखा है तो अप टू ₹75,000। इस वेरिएंट्स क्या है इसमें कि अगर वो बहुत ज़्यादा डिसेबल्ड है, सीवियर डिसेबिलिटी को सफ़र कर रहा है तो उसके यह अमाउंट बढ़ के 1,25,000 हो जाएगा, है ना।